नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। मैं आपका एसएसटी टीचर दीपक दुबे आप सभी का अपनी क्लास में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे भाई, अब बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि आपके द्वार पे आ चुका है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है उन क्वेश्चन की जो आपको हूबहू मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको मेरे एग्जाम के पहले ऐसे टॉप 20 क्वेश्चन दूंगा जो कि वर्णनात्मक स्वरूप के होंगे और वो आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में एज इट इज देखने को मिलेंगे। और लिटरली वहां से आप अपना या तो 6 नंबर कवर कर रहे होंगे या आप मेरे भाई अपना 4 नंबर वहां से कवर कर रहे होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको फुल गारंटी दी थी और मैंने कहा था कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने सब्जेक्ट में 70 में 70 दिलवा के रहूंगा। ये मैंने आपसे वादा किया था और उसी वादे को साकार रूप देने के लिए बेटा मैं आज आपके लिए वो 20 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं जो आप जब पेपर देने जाएंगे तो आप ये बात खुद रियलाइज करेंगे कि सर जो आपने बताया था मुझे वो क्वेश्चन मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिल गए हैं। ठीक है, एमसीक्यूज बहुत हो चुका है, मैपिंग बहुत हो चुकी है, पर वो मेजर पोर्शन जहां से आप अपनी रैंक लगाएंगे बेटा, ये वो क्वेश्चन है जो आपकी रैंक लगाने में आपको सहायता प्रदान करने वाले हैं 11 मार्च को। ठीक है, तो ये एसएसटी के वो 20 क्वेश्चन हैं जो आपको या तो 4 नंबर में देखने को मिलेंगे मेरे भाई, मतलब लघु उत्तरी में, या आपको 6 नंबर में देखने को मिलेंगे दीर्घ उत्तरी में। ठीक है, बिना देरी के बेटा मैं आज आप लोग के लिए लेकर के आया हूं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार आइए इस पे नजर हम लोग जरूर अपनी दौड़ा लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी। मतलब विकेंद्रीकरण की बात कर रहा है बेटा, संघवाद, चैप्टर नंबर 2 संघवाद से लिया गया है। वहां पर आपने बेटा भारत में विकेंद्रीकरण के बारे में जरूर पढ़ा होगा, है ना। भारत बेटा विकेंद्रीकरण के बारे में आपने 100% पढ़ा होगा, मैंने भी आपको भर भर के पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर में से कुछ सेक्टर निकाल के स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, फिर वहां से कुछ पावर निकाल करके हम लोग लोकल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करते हैं, सब मैंने आपको बताया था। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में केंद्र और राज्य के बीच सत्ता के बंटवारे वाला मामला है। याद करिए, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था किसका, ननंद और भाभी का, है ना। बिल्कुल वही वाली बात है राज्य का और केंद्र का। अगर केंद्र में ऐसी गवर्नमेंट है जो कि राज्य में भी सेम तरीके से रूल कर रही है तब तो उनके बीच में मामला बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर केंद्र में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है और राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है तो उनके बीच में मतभेद होंगे ही होंगे। बिल्कुल आपको वैसे वहां पर इस क्वेश्चन को टैकल करना है। आइए आगे बढ़ते, क्या पूछ रहा है, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें। मृदा, ठीक है, आपके विकास संसाधनों विकास चैप्टर में 1 से लिया गया मृदा के बारे में। ठीक है, मृदा की उपयोगिता और मृदा का जो निम्नीकरण हो रहा है बेटा, यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और आप देखिएगा ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर में देखने को बिल्कुल से मिलने वाला है, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे से पूछा जाए बेटा, अभ्रक की उपयोगिता बताइए और भारत में इसके 2 उत्पादक राज्यों के बारे में चर्चा कीजिए। ये सेम क्वेश्चन 2021 में रिपीट किया गया था, सेम क्वेश्चन आपका 2023 में आया था, तो मुझे इस बार उम्मीद है कि 2025 में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभ्रक माना खनिज और ऊर्जा संसाधन, ठीक है, याद रख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हम लोग देखेंगे बेटा एक क्वेश्चन जो आपको लगातार देखने को मिलेगा बेटा, वो मिलेगा आपका सत्याग्रह। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों के विश्लेषण हमें करना है। चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद। हर बार मैंने बोला है बेटा ये आपकी तर्कस में रखा एक ब्रह्मास्त्र है जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लेते हैं बेटा तो आप इतना नंबर गेन कर लेंगे कि आप पेपर में पास हो जाए। लेकिन आपको पास नहीं होना, आपको अपनी रैंक लगानी है। इसीलिए बेटा चैप्टर नंबर 2 को तो आप लोग एकदम घोल के पी जाइए, चैप्टर नंबर 2 को आप लोग घोल के पी जाइए। अब महात्मा गांधी के 3 सत्याग्रह के बारे में चर्चा करनी है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। 1917 का आपका चंपारण, 18 का खेड़ा और 18 का अहमदाबाद, ये तीनों आप लोग बाकायदा इसको अच्छे से लिख लेंगे, ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछता है असहयोग आंदोलन कब चलाया गया और इस आंदोलन के 2 कारणों की व्याख्या कीजिए। 1920 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मैंने भर भर के पढ़ाया था, उस टाइम का अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है, 2 कांड पूछ रहा है, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसको आप लोग मेंशन करेंगे जब आप लोग क्वेश्चन लिख रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गन्ने की खेती के लिए, बेटा किसके लिए, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। किस लिए मेरे भाई, गन्ने की खेती के लिए। आराम से आप लोग, ये कृषि चैप्टर से लिया गया है, आराम से आप लोग इसके बारे में चर्चा कर लेंगे, मैंने आपको बहुत बताया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना करना है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक आपका
एग्रीकल्चर, द्वितीयक आपका मैन्युफैक्चरिंग जो वर्क होता है, ठीक है, जिसको हम लोग विनिर्माण भी कहते हैं। आराम से आप लोग इसको लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए आया है कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार से बढ़ावा दिया है, टेक्नोलॉजी ने किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन को और ज़्यादा शिखर तक पहुंचाया, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। मैंने आप में इसको मोबाइल का एग्जाम्पल लेकर के समझाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? बिल्कुल भारत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। क्यों? क्योंकि भारत ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करता था और ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए क्या किया था बेटा, भारत को चूसा था। सबसे ज्यादा जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था वो कहां पड़ा था? भारत में एग्रीकल्चर की फील्ड पे, ठीक है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बोल रहा है कि भारत में संघीय शासन की 2 विशेषताओं की विवेचना खींचना है। अरे बिल्कुल कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके संवाद से लिया गया है और भारत में किस प्रकार से इसकी एक रूपरेखा तैयार की गई थी वो ही मैंने आपको बहुत विस्तार में बताया था। आगे देखते हैं, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, इसकी व्याख्या करनी है। बिल्कुल भैया, सत्ता की साझेदारी, घर में कलेश ना हो, है ना, हमारे घर में गृह युद्ध ना हो जाए, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सत्ता में साझेदारी के कॉन्सेप्ट को अपनाना पड़ता है। लिखेंगे इसको आराम से। अगला क्वेश्चन क्या पूछा बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहने वाला है, क्या कह रहा है बेटा, वो हमसे कह रहा है कि नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या था, उसके सुधारों का प्रभाव क्या पड़ा था। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फ्रांस का सम्राट बनता है, बिल्कुल बताया है। 1804 में उसका नेपोलियन कोड आता है, ठीक है, आराम से लिखिएगा आप लोग। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखो मेरे भाई, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या अर्थ है, इसे क्यों चलाया गया था। क्या पूछा जा रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में चर्चा हो रही है, सीडीएम के बारे में। 1930 का इकलौता ऐसा आंदोलन कि उस समय इसे इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया था, भर भर के पढ़ाया है, इंपॉर्टेंट है, आएगा इस बार, और कम से कम आपका 6 नंबर कवर करेगा। कम से कम आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन 6 नंबर कवर करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व समझाइए। बिना एग्रीकल्चर के कोई भी इकोनॉमी वर्क नहीं कर सकती है। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो इकोनॉमी कभी बूस्ट नहीं कर पाएगी, यही मैंने आपको हर बार बताया है। तो यहां से आप लोग उस क्वेश्चन को टैकल करेंगे, कर ले जाएंगे, उम्मीद है आप लोग कर ले जाएंगे। अगला देखिए, अगला बोला है चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए। चावल की खेती बोल रहा है, याद करिए मैंने आपको कहा था कि खारीफ क्रॉप है और खारीफ क्रॉप को पानी बहुत चाहिए होता है, तो भौगोलिक परिस्थितियां वही होंगी जहां पर खूब ज्यादा इसको पानी मिलेगा। वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा उपयुक्त यहाँ की दशा मिलती है, लिख लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों की हमें क्या करनी, विवेचना करनी है। ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है, वैश्वीकरण की बात कर रहा है, भर भर के पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 3 से आपके यहाँ कंक्लूड क्या बोल रही है, लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे पूछा आपसे कि उपभोक्ता के अधिकारों से आप क्या समझते हैं। अरे भैया, कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, क्यों? क्योंकि उपभोक्ताओं का शोषण ना हो पाए, ये वहां से आपका कॉन्सेप्ट लिया गया है, इंपॉर्टेंट है। इस बार आपके अगर इकोनॉमिक सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोपरा आ सकता है, ठीक है, कोपरा से आपका क्वेश्चन आएगा, इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्या बोल रहा है, झूम कृषि के बारे में बोल रहा है। झूम झूम के लोग खेती करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बहुत पढ़ाया है भाई मैंने आपको, हर बार पढ़ाया है कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग होता है, फिर भारत के हर एक क्षेत्र में होता है, क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, भर भर के पढ़ाया है, पढ़ लेना मेरे भाई। कम से कम आपका जो विश्लेषणात्मक प्रश्न है वहां पर ये बेटा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आगे बोलते हैं विकास की अवधारणा क्या है, समानता किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है। विकास की बात कर रहा है, एग्रीकल्चर आपके इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। मैंने बोला था कि विकास सिर्फ और सिर्फ आय पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि और भी अदर फैक्टर होते हैं जो उसे क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तृतीय क्षेत्र क्या है, इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। इस क्वेश्चन को देख लेना बेटा, और तृतीय क्षेत्र से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आपका मिलने वाला है, ठीक है। इसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कई वाला, जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा आपसे पूछा जा रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट है ना, जहां पर गांधी जी ने क्या आह्वान किया था, डू और डाई, करो या मरो का आह्वान किया था, ठीक है, ये आप लोग वहां से आराम से पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जा रहा है किसका, जोसेफ मैजनी के विचारों पर प्रकाश डालना है। मैजनी, इसे क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इटली के एकीकरण का अग्रदूत। जोसेफ मैजनी गुप्त संगठन बनाया था, आराम से लिखेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार बेटा देख लेना, और यहां से जो आपका क्वेश्चन फंसेगा वो आप लोग मुझे खुद आके बताएंगे कि सर जी जो आपने बताया था हूबहू मुझे देखने को मिल गया है, ठीक है। आइए अब हम लोग अपने अंतिम पड़ाव पर हैं, ठीक है, हाँ हमने अंतिम पड़ाव पर है। अगला क्वेश्चन बेटा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है वो है सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना कीजिए। सबसे सस्ता है और हर तरफ आपको सड़क देखने को मिल जाएगी, ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को
फ्रेम करेंगे। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि की विशेषताओं की हमको उल्लेख करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार हो सकता है कि पेपर में आपको देखने को मिल जाए। अगला देखो, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी और इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। बिल्कुल, राष्ट्रवाद का उदय होता है और वहां पर आप देखेंगे बिस्मार्क साहब जर्मनी को यूनाइट कर रहे होते हैं, जोसेफ मैसनी, काउंट काबू गैरीबाल्डी इटली को यूनाइट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेंगे। आगे देखते हैं, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार उत्प्रेरित किया है, कारणों को बताइए। बिल्कुल बेटा, टेक्नोलॉजी की बात आ रही है और टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकरण मतलब जो आपकी प्रौद्योगिकी है और जो आपका वैश्वीकरण है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा और इस क्वेश्चन पे एक बार अपनी निगाहें जरूर डाल लेना मेरे भाई, निगाहें जरूर डाल लेना, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है भारत की विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की विशेषताएं क्या है। अभी भी आपको पता है कि अगर हम भारत की विधायिका की बात करेंगे तो महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे अगर बेटा आपकी पंचायत की, तो वहां पर आप देखेंगे 33% के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन करना है। मृदा संसाधन, मृदा क्या हमारे लिए एक रिसोर्स है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो आपको पता है कि ना एग्रीकल्चर हो पाएगा, ना खेती काम हो पाएगा, ना ही वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो सॉइल क्या है, सॉइल हमारे लिए एक रिसोर्स है, लिखेंगे आप लोग आराम से इसको। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है। आपको सिर्फ 3 पढ़ना है। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, भर भर के पढ़ाया है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग भूलेंगे नहीं और एक एक क्वेश्चन पर अपनी निगाहें डाल के जाना मेरे भाई, क्योंकि ये आपका या तो 6 नंबर कवर कर रहा होगा या आपका 4 नंबर कवर कर रहा होगा। देखो, मैं ब्रह्मा तो नहीं हूं कि एग्जैक्टली तुम्हें बोल दूं कि 6 नंबर में आएगा, लेकिन इतना मैं अनुमान लगा सकता हूं कि या तो ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर कवर करेगा या ये आपका 4 नंबर कवर करेगा, लेकिन आएगा जरूर, आएगा जरूर, इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, आगे बेटा जो आपको 2 क्वेश्चन और देखने हैं, आगे बेटा जो आपको 2 क्वेश्चन और देखने बेटा वो ये हैं। एक आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑटोमन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, इंपॉर्टेंट लिख लेना। और अगला क्वेश्चन होगा कि कॉर लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन में खास समस्या का हल किस प्रकार से हुआ, बताइएगा। कॉर लॉ बेटा आपका एक क्वेश्चन है, याद करिएगा, ये क्वेश्चन 21 में आया था, 23 में आया था, तो इस बार उम्मीद है कि 25 में रिपीट करेगा। मुझे उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन आपका इस बार रिपीट करेगा, क्योंकि 21 में आया है, 23 में आया है। तो अगर उस सिनेरियो को वो लोग फॉलो करेंगे तो मे बी इस बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, लेकिन ये क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा बेटा, ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा जो आपका एकदम लास्ट क्वेश्चन कवर कर रहा है बेटा, वो आपका मेरे भाई कवर करेगा कौन सा, कि भारत में जाति प्रथा का राजनीति और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत में मेरे भाई जो जाति प्रथा है और राजनीति समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, जातिगत राजनीति नहीं होनी चाहिए, महात्मा गांधी ने भी ये इस बात पर चर्चा की थी। ठीक है, और धर्म के बारे में उन्होंने चर्चा की थी। आपके पॉलिटी सेगमेंट का चैप्टर नंबर 3 कवर कर रहा है, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो एक बार इस पर अपना बेटा निगाहें जरूर डाल देना, हो सकता है कि क्वेश्चन आपको हूबहू आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाए। तो बेटा ये आपके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, या आपके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में एज इट इज देखने को मिलेंगे, इधर उधर नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेकर के दे रहा हूं। लेकिन शर्त क्या है, शर्त इतनी है कि आपको 110% की गारंटी के साथ इसे पूरी तरीके से बेटा फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे मेरे भाई तो प्रॉब्लम हो सकती है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे और पेपर में जाने के पहले एक बार अपनी अच्छी सी निगाहें इस पर आप डाल लेंगे, क्योंकि अगर आपने मेहनत कर ली ना हमारे साथ, तो हम आपसे ये वादा करते हैं कि इस बार आपकी रैंक लगेगी। डिस्ट्रिक्ट नहीं बेटा, डिस्ट्रिक्ट तो छोटी मोटी बात होती है, स्टेट रैंक लगेगी आपकी स्टेट, और उसकी मैं गारंटी दे रहा हूं कि मेरे सब्जेक्ट में बेटा आप लोग 70 में 70 लेकर के आएंगे, ये मैं आपसे गारंटी कर रहा हूं। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको स्वयं पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं, चलना यार तुम्हें स्वयं पड़ेगा। और अगर चल के चले जाओगे बेटा, और इन सारे क्वेश्चन को जो मैंने अभी आपको बताया है, इनको अगर आप लोग देख लोगे, एक बार अपनी किताब पलटना, कॉपी पलटना, सारे आंसर मैंने लिखवाए हुए हैं, और अगर इसको आपने कर लिया भाई तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। मैं अपने एग्जामिनेशन से पहले आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं दे रहा हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, आपका पेपर बहुत शानदार हो। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग पेपर के बाद में, तब तक सभी प्यारे बच्चों को ऑल द बेस्ट, जय हिंद।